हेलो दोस्तों, मैं सीए रितेश अग्रवाल आपके बीच वापस आ गए हूं अपने चैनल टैक्स एंड फाइनेंस में सेक्शन 43BH ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के साथ। इस ठंडे मौसम में ये बहुत ही बर्निंग इशू अभी चल रहा है। आइए इसे हम डिटेल में देखते हैं क्या है ये सेक्शन 43BH। ये अपने सब क्लॉज एच में जाने से पहले अपने क्लॉज 43B के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। 43B जो है ये कहता है कि कुछ एक्सपेंसेस आपको पेमेंट बेसिस में ही अलाउड होगी, एक्चुअल पेमेंट में, एक्रूअल बेसिस में अलाउड नहीं होगी। इसकी लिस्ट अपने नीचे अपनी पीपीटी में दी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें अपने एक और सहूलियत डिपार्टमेंट ने दे रखी है कि अगर ये पेमेंट हम अपनी 139(1) की रिटर्न फाइल करने से पहले तक कर देते हैं तो हमें ये एक्रूअल बेसिस में अलाउ कर दी जाएगी। मतलब जिस ईयर का वो पेमेंट है, जिस ईयर का वो खर्चा है, उस ईयर में हम दे देंगे, डिडक्शन अलाउ कर देंगे। ये था अपना सेक्शन 43B। इसमें लिस्ट में अपने नाम सब है, जैसे जीएसटी पेमेंट कर रहे हैं, कस्टम पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी टैक्सेस पेमेंट कर रहे हैं, या हम कोई भी रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए पेमेंट कर रहे हैं, जैसे पीएफ, ग्रेच्युटी, सुपरएनुएशन, बोनस, कमीशन, या इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांसेस शेड्यूल बैंक को पेमेंट कर रहे हैं, या रेलवेज का हम कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं, एम्प्लॉय को लीव एनकेसमेंट दे रहा है, तो ये जब एक्चुअल में देगा तब उस साल में वो खर्चा है उसका डिडक्शन लेगा। इसमें 139(1) की जो ड्यू डेट है उस तक भी दे देगा तो ये खर्चा अलाउड हो जाएगा। अब आते हैं अपने 43BH जो एकदम लेटेस्ट नया सेक्शन है, फाइनेंस एक्ट 2023 से आया है, जो एप्लीकेबल 1/4/2023 से हो रहा है, और उसे अभी हम 1/4/2024 पे अपने ऑडिटर उसे चेक करेंगे। तो ये सेक्शन क्या बोलता है कि अगर हम एमएसएमई में रजिस्टर्ड जो एंटरप्राइजेस है, इसमें सिर्फ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात हो रही है, मीडियम की नहीं हो रही है। उसमें डेट स्पेसिफाई की गई है कि उतनी डेट के अंदर में हमें उनको पेमेंट कर देनी है। अगर हम उस डेट के अंदर में पेमेंट कर देते हैं तो हमें एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा ऑन एक्रूअल बेसिस। मतलब जिस वक्त में अपने पेमेंट किए हैं, जिस साल का खर्चा है, उस ईयर में अलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर हम उस डेट को पार कर गए तो वो एक्चुअल पेमेंट बेसिस में ही अपने को डिडक्शन अलाउड होगा। इसमें हमें 139(1) की जो ROI की डेट है उस डेट तक का बेनिफिट नहीं मिलेगा, हमें एमएसएमई की डेट देखनी होगी। तो एक बार 43BH क्या है आइए देख लेते हैं। एनी सम पेबल बाय द एसईसी टू अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 shall be allowed as deduction while calculating the income from business or profession based on the previous year in which sum is actually paid by the SEC। actually paid होगा उस वक्त allowed होगा। कोई ऐसा रिलैक्सेशन नहीं है फॉर द एसएससी विद रेस्पेक्ट टू पेमेंट टिल द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है। इसमें अब एमएसएमई में कौन कौन माइक्रो कहलाएंगे, कौन स्मॉल एंटरप्राइज कहलाएंगे, उसके बारे में आइए जान लेते हैं। तो माइक्रो एंटरप्राइज वो एंटरप्राइजेस है जिसकी टर्नओवर इन ए ईयर 5 करोड़ तक है और जिनकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट 1 करोड़ तक है। और स्मॉल एंटरप्राइज वो हो गए जिनकी टर्नओवर अपनी 50 करोड़ तक है इन ईयर और उनकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड इक्विपमेंट मशीनरी ये 10 करोड़ है। ये जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट है, हम ये रिटर्न डाउन वैल्यू देखेंगे, ना कि ओरिजिनल वैल्यू। अब ये जो है अपनी किन लोगों पर अप्लाई होगा, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर या ट्रेडर। तो मीडियम एंटरप्राइजेस अगर चाहे मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, ट्रेडर हो, किन्हीं पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। माइक्रो और स्मॉल के केसेस में देख लेते हैं तो मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के केस में ये सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी है और ट्रेडर के केस में एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ट्रेडर के केस में एप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, भले ही वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो लेकिन वो प्रायोरिटी लेंडिंग के बेनिफिट पाने के लिए उसको इस कैटेगरी में डाला गया है, उसको इस सेक्शन से बाहर रखा गया 43BH के से। मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर माइक्रो और स्मॉल के पर
43BH एप्लीकेबल होगा, ट्रेडर जो है उसके पर नहीं होगा। ट्रेडर पे नहीं होगा इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी बायर ट्रेडर से खरीदेगा और उसकी पेमेंट वो अपने मन चाहे हिसाब से करेगा, भले वो एसएमई की डेट बाहर में भी हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसका खर्चा डिसअलाउ नहीं होगा। ठीक है, अब हम टाइम लिमिट देख लेते हैं एमएसएमई की, जिसके बीच में उसको पेमेंट करना है या जिस डेट तक उसको पेमेंट करना है। तो इसमें दो सिचुएशन आ रही है। एक तो सामने वाले सप्लायर के साथ हमने एग्रीमेंट करके रखा हुआ है, मींस बायर ने एग्रीमेंट करके रखा हुआ है कि मैं इतने दिन में पेमेंट दूंगा, या कुछ एग्रीमेंट नहीं है। अगर एग्रीमेंट है, रिटर्न एग्रीमेंट, या उसने अपने बिल पे मेंशन कर दिया है कि पेमेंट टू बी मेड इन इतना डेज, उसको भी एग्रीमेंट माना जाएगा। ठीक है, अगर रिटर्न एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट में जो डेट है वो एमएसएमई डेट से कम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उतने दिन में पेमेंट कर दे, आपको अलाउड हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। उससे अधिक है तो हमें मैक्सिमम एमएसएमई डेट तक अलाउ पेमेंट करना होगा, उससे ऊपर वो एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। अपने को अगर डिडक्शन लेना है हमें एमएसएमई डेट के अंदर में करना होगा। तो एमएसएमई की उस केस में डेट है, डेज है 45 डेज। आपको 45 डेज के अंदर में जिस दिन उसने गुड या सर्विस को एक्सेप्ट किया है उसके 45 डेज के अंदर में सप्लायर को पेमेंट मिल जाना चाहिए बायर से। अगर वो कहेगा कि मेरा एग्रीमेंट लॉन्ग टर्म का था तो आपका 43BH में डिसअलाउड हो जाएगा अगर आप पेमेंट नहीं करोगे। और अगर केस है कि कोई एग्रीमेंट नहीं है, नॉर्मल बहुत केसेस ऐसे मिलते हैं कि कोई एग्रीमेंट नहीं करता, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में होता है, तो उस केस में आपको मैक्सिमम 15 डेज में उसकी पेमेंट कर देनी है। बायर को सप्लायर की पेमेंट 15 डेज में कर देनी है, जिस दिन सप्लायर ने माल एक्सेप्ट किया है उसके 15 दिन के अंदर में पेमेंट कर देना है। ये जो 15 डेज 45 डेज हम लास्ट 15 डेज में जो परचेज की है ना, हाँ, लास्ट परचेज जो हुई है प्रीवियस ईयर की, मतलब अपने 15 मार्च, उस वक्त से देखेंगे कि अपनी पेमेंट 15 अप्रैल या 15 मई तक हो गई हो, उस वक्त हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। हम थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो सबसे पहला एग्जांपल आप देखिए, हमारा इनवॉइस डेट था 1 मार्च 2024, इसमें हमने कोई एग्रीमेंट नहीं करके रखा हुआ था, तो एमएसएमई के हिसाब से आपको ये विदाउट एग्रीमेंट का केस था, तो 15 दिन के अंदर में आपको ड्यू डेट हो जाती है 15 मार्च 2024। लेकिन एक्चुअल उसने पेमेंट कर दिया है 10 मार्च को, एमएसएमई डेट से पहले पेमेंट कर दिया है, ये अलाउ हो जाएगा खर्चा आपको उसी साल में, जिस साल का वो खर्चा है, इसी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। अब सेकंड केस देखिए, ये भी डेट ऑफ इनवॉइस 1 मार्च की है, एमएसएमई की डेट, यहां पर भी नो एग्रीमेंट का केस है, एमएसएमई की डेट वही 15 मार्च आएगी, लेकिन इसने 15 मार्च को ना पेमेंट करके 20 मार्च को पेमेंट किया, लेकिन उसी फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट किया है, इसलिए अलाउ हो जा रहा है इसको उस ईयर में, क्योंकि यहाँ पेमेंट बेसिस काम कर रहा है। एक्रूअल और पेमेंट बेसिस समझ रहे हैं ना। अब तीसरा केस देखिए, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ इनवॉइस वही 1 मार्च है, एग्रीमेंट नहीं है, ड्यू डेट एमएसएमई की 15 मार्च आ रही है, लेकिन इसने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट किया है 10 अप्रैल को, मतलब यहाँ पे अपने एमएसएमई की डेट भी इसने पार कर दी है और पेमेंट भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है, तो इसलिए इसको अब इस पेमेंट का डिडक्शन इस मतलब जो भी इसने परचेज किया है या कुछ भी सर्विस ली है उसका डिडक्शन उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा, इस साल उसका डिसअलाउ हो जाएगा, उसके बाद इसको इस बार टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्रीमेंट नॉन एग्रीमेंट का केस था। अब अपने देख लेते हैं एक दो केस जिसमें उसने एग्रीमेंट किया हुआ था कि पेमेंट वो 7 डेज में करेगा। ठीक है, मतलब इनवॉइस डेट वही 1 मार्च की रखी है उसने, ठीक है, 7 दिन का टर्म्स लिया था उसने, डेट एमएसएमई की डेट यहाँ पे 7 मार्च ही हो जाएगी, और उसने एक्चुअल पेमेंट 5 दिन को किया है, मतलब 2 दिन पहले ही कर दिया है एमएसएमई डेट से, तो यहाँ पे अपने डिडक्शन अलाउड हो जाएगा उसी साल में जिस साल का वो खर्चा था। अब सेकेंड केस देखो, इसमें उसने जिस दिन ड्यू डेट थी एमएसएमई की, पेमेंट टर्म्स भी वही है उसका, उसने उसके बाद पेमेंट किया है, लेकिन उसी फाइनेंशियल ईयर में कर दिया है, इसलिए उसको अलाउड हो जा रहा है। अब थर्ड केस में अपना क्या हो रहा है, उसने पेमेंट एमएसएमई डेट पे नहीं की है और उस फाइनेंशियल ईयर में भी नहीं की है, इसलिए इसका डिडक्शन नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, उसको इस साल डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, अब अपने और एक केस देखते हैं जिसमें 15 डेज का उसने एग्रीमेंट टर्म्स फाइनल किया है।
ठीक है। तो 1 मार्च को उसका इनवॉइस डेट था, 15 मार्च को उसका एग्रीमेंट के हिसाब से डेट था, एमएसएमई डेट भी 15 तारीख ही आएगी और उसने उसे पहले पेमेंट कर दिया 10 मार्च को, तो उसी साल में उसको डिडक्शन अलाउड हो गया। सिमिलरली अगर उसने वो 15 मार्च को पेमेंट ना करके उसने पिछले बार उसने 10 मार्च को पेमेंट कर दिया था, इस बार वो 20 मार्च को कर रहा है लेकिन उसी फाइनेंशियल ईयर में कर दे रहा है, इसलिए उसी फाइनेंशियल ईयर में उसको डिडक्शन अलाउड हो जा रहा है। अब क्या हो रहा है नेक्स्ट केस में, वो उस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट नहीं कर रहा है और एमएसएमई डेट भी उसने क्रॉस कर चुकी है, तो इसलिए उसका डिडक्शन उसको अब नेक्स्ट ईयर में ही मिलेगा, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। ठीक है। अब अपने एक 30 दिन वाला केस देख लेते हैं। एग्रीमेंट उसने 30 डेज का किया था, मतलब उसका इनवॉइस डेट था 1/3/2024 का और उसकी एग्रीमेंट के डेट के हिसाब से 30/3/2024 की ड्यू डेट आ रही थी। एमएसएमई के हिसाब से भी 30/3/2024 आएगी, कि इसलिए एग्रीमेंट के केस में मैक्सिमम 45 डेज तक जा सकते हैं, 45 डेज तो, और वो पेमेंट कर दे रहा है बिफोर, मतलब 10 दिन को ही पेमेंट कर दे रहा है, तो उस साल में उसको अलाउड हो गया। अगर 30 दिन की एमएसएमई डेट थी और एग्रीमेंट के हिसाब से 30 दिन था और उसने पेमेंट उसके बाद किया है लेकिन उसी फाइनेंशियल ईयर में क्या है, तो उसी फाइनेंशियल ईयर में उसको डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। और अगर वो एमएसएमई डेट उसने क्रॉस कर दिया और एक्चुअल डेट उस पेमेंट उसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला गया है, तो उसको नेक्स्ट ईयर में डिडक्शन मिलेगा अगर एग्रीमेंट डेट से क्रॉस कर चुका है। तो इसलिए हमें एग्रीमेंट डेट और एमएसएमई डेट विच एवर इज लोअर देखना है। अब अपने केस ले लेते हैं 45 डेज वाला। अगर 45 डेज का एग्रीमेंट है, 14/2 को उसने किया था, तो उसका ड्यू डेट आ जा रहा था 29/3। उसने एमएसएमई के हिसाब से भी ड्यू डेट उसका 29/3 है और एक्चुअल डेट उसने 10 दिन को पेमेंट किया, तो उस साल में फाइनेंशियल ईयर में उसको मिल जाएगा। अगर उसने एमएसएमई डेट और एक्चुअल डेट, एमएसएमई डेट और एग्रीमेंट की डेट के बाद पेमेंट किया लेकिन उसी फाइनेंशियल ईयर में क्या, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन उसने एग्रीमेंट डेट और एमएसएमई डेट के बाद में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट किया है, तो फिर उसको डिडक्शन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा। ठीक है। अब अपने केस देखते हैं 60 डेज वाला, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस है। जैसे अपना इनवॉइस डेट था 14 फरवरी 2024 का, तो यहाँ पे 60 डेज अपना एग्रीमेंट टर्म 60 डेज है, तो इसका ड्यू डेट आ रहा है 13 अप्रैल 2024। लेकिन एमएसएमई हम लोग को मैक्सिमम 45 डेज के लिए अलाउ करता है, तो अपना उसके हिसाब से 29/3/2024 हो जाना चाहिए था। अपनी पेमेंट इस डेट तक होगी तो हमें डिडक्शन मिलेगा इस फाइनेंशियल ईयर में, या अपनी 31 तारीख तक भी हो जाएगी तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमने सेम ईयर में पेमेंट कर दिया है। लेकिन उसने पेमेंट कर दिया बिफोर में, इसलिए इसे डिडक्शन मिल गया यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे देखो सेकंड केस में अपने उसने 31 मार्च तक भी कर दिया है तो पेमेंट मिल गया, लेकिन जैसे उसने भले ही ड्यू डेट के अंदर में पेमेंट किया उसका एग्रीमेंट के हिसाब से, लेकिन एमएसएमई की डेट पार होने के बाद उसने पेमेंट किया तो उसको डिडक्शन नेक्स्ट ईयर में मिल रहा है। आया पूरा ये कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है ये एक्ट के आया है, तो इससे क्या इंपैक्ट आने वाला है हम आगे देखेंगे। तो अगर ये चीज अपने नहीं करते हैं, ये फॉलो नहीं करते हैं, तो उसका अपने पर क्या इंपैक्ट आने वाला है। तो जो बायर है उसको बहुत हेवी इंपैक्ट आएगा। उसका जो परचेज है, ये जो सर्विस ली है एमएसई से, मतलब माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से उसने अगर कुछ सर्विसेज लिए, कुछ परचेज लिया किया है, तो वो खर्चा उसको उस ईयर में अलाउड नहीं होगा। जिस ईयर में वो एक्चुअल पेमेंट करेगा उस ईयर में अलाउड होगा। अब आज यहाँ पे एक मार्केट में एक यहाँ पे चर्चा का विषय है कि एक्सपेंस में कैपिटल नेचर एक्सपेंस भी आएगा क्या। तो इसमें मेरी पर्सनल राय है कि एक्सपेंस में कैपिटल नेचर एक्सपेंस भी आएगा। अगर आपने टू द एक्सटेंट उसका डेप्रिसिएशन जो है, आपने जितना कैपिटल एसेट का पेमेंट किया है उससे रिलेटेड जितना डेप्रिसिएशन है वो आपको अलाउ होगा। ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज गवर्नमेंट ने एमएसई को बेनिफिट करने के लिए और इनको पेनलाइज करने के लिए कहा है कि जो भी आप जितने दिन डिले करोगे उसका 3 टाइम्स आपको आरबीआई का जो रेट होगा उसका 3 टाइम्स आपको उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मंथली रेस्ट, वो भी कंपाउंडेड। ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट वो पेमेंट करेंगे वो भी इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होगा, वो डिसअलाउड हो जाएगा। इंटरेस्ट कब से चालू होगा, जिस दिन आपकी वो एमएसई की डेट जो खत्म होगी, मतलब 15 दिन या 45 डेज, उसके बाद से तुरंत चालू हो जाएगा। ठीक है।
अब इससे सर्विस इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, आइए देख लेते हैं अपने। तो अपने सबसे पहले सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे कवर होता है, ठीक है, एंटरप्राइज की डेफिनेशन में, ठीक है ना। और पहले एंटरप्राइज का डेफिनेशन देखते हैं। एंटरप्राइज अंडर द एंटरप्राइज सर्विस प्रोवाइडर एंटरप्राइज की डेफिनेशन में कवर होता है। तो इंडिविजुअल जो सर्विस प्रोवाइडर होता है ना, विदाउट एन अंडरटेकिंग कंसर्न एस्टेब्लिशमेंट क्वालिफाई नहीं करता एंटरप्राइज के लिए। इसलिए सीए फर्म जो है जिसका खुद की ऑफिस है, हैविंग एस ऑफिस, एंटरप्राइज कहलाएगी। लेकिन इंडिविजुअल प्रैक्टिसिंग वाले वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहलाएंगे और उनको ये सेक्शन के बेनिफिट नहीं मिल पाएगी। सिमिलरली फोटोग्राफर जो स्टूडियो के साथ है एंटरप्राइज कहलाएगा, लेकिन विदाउट इट वो क्वालिफाई नहीं होगा। और जो प्रोफेशनल है प्रैक्टिस में विद एस्टेब्लिशमेंट, इसका फायदा उठा सकते हैं, क्लाइंट्स को कह सकते हैं कि वो एमएसएमई में कवर हो रहे हैं और उसको उसकी बेनिफिट मिले और उनकी पेमेंट ड्यू डेट पे दे दी जाए एमएससी के डेट के हिसाब से। ये सेक्शन आने के बाद मार्केट में और एक तरीके की कंसर्न्स चल रहे हैं कि ये किसके लिए फायदा है, किसी के लिए नुकसान है। लोगों को लग रहा है कि सिर्फ इससे तो बायर को ही नुकसान है, लेकिन कई ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिससे कि सेलर जो है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, उनको भी कई सारी दिक्कतें आ रही है। तो आइए कुछ कंसर्न्स डिस्कस कर लेते हैं दोनों तरफ से और अपने पे छोड़ देते हैं, आप पे छोड़ देते हैं कि ये उनको किसको फायदा किसके नहीं है। और गवर्नमेंट को इस पे कुछ ध्यान देने की दरकार है। अगर कहीं डेज बढ़ाती हैं तो उनको जरूर से बढ़ाना चाहिए, चाहे स्पेसिफिक सेक्टर को बेनिफिट दे, पूरे को ना चेंज करना चाहे तो। जैसे हो क्या रहा है, कई लोगों ने पहले से ऑर्डर दे के रखे हुए हैं, उनका पेमेंट टर्म्स डिसाइडेड है। अब ये आ जाने के बाद क्या हो रहा है, पेमेंट उस तरीके से कंपनी अपने कैश फ्लो को इमीडिएट मैनेज करना उनके लिए पॉसिबल कईयों को हो नहीं पा रहा है। तो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी डिलीवरी को होल्ड करा दिया है। इससे माल रास्ते में ही रुक गया है या कुछ भी वजह से माल वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो सेलर को इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। अगर कहीं माल आ गया है तो माल को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है कि ये लायबिलिटी में फॉल नहीं करे, ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। ट्रेडर को इसकी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो ट्रेडर अपना वो चाहता है कि उनको भी यहाँ पे कवर किया जाए। और सेकेंड थिंग, अपने जो ये आरबीआई का भी करंट आरबीएलआर रेट चल रहा है 6.5%। अगर सप्लायर वक्त पे नहीं देता है पेमेंट तो उसको 3 गुना पेमेंट करना है इसका, तो 19.5%, जो कि बहुत ही नाजायज रेट लगता है। ऑडिटर और का भी वर्कलोड बढ़ गया है काफी। पहले उनको डिसअलाउ करना है, फिर नेक्स्ट ईयर में उसको अलाउ करना है जब पेमेंट हुई है, फिर जो इंटरेस्ट उनको पेमेंट करना है 3 टाइम्स, उसका इफेक्टिव सही कैलकुलेशन हुआ है, फिर वो इंटरेस्ट कंपोनेंट को डिसअलाउ करना है, वो चीज चेक करने का वर्क भी एक्स्ट्रा बढ़ गया है। ये सब दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए सब अपने हिसाब से उसको जज कर रहे हैं कि ये सेक्शन कैसा है, उनको फायदेमंद है क्या, किसी को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है। ये मैं अब आप पर छोड़ देता हूं, आप डिसाइड करो कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। फॉर्मेट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो सप्लायर अपने कस्टमर को भेज सकते हैं। उनको अपना पोजीशन बता दें कि वो माइक्रो में फॉल करते हैं, स्मॉल में फॉल करते हैं, मीडियम में फॉल करते हैं, और उनको अगर पता रहेगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो उनको खर्चा डिसअलाउ नहीं होगा, वो अपना टैक्स प्लानिंग करेंगे, वो अपना कैश फ्लो मैनेज करेंगे। आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये मैं आज इतनी पे समाप्त करता हूं। आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। शुक्रिया।